15 अगस्त 1947 जब हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी था जिसे आज़ादी में 14 साल और लग गए, और राज्य था गोवा जो कि पुर्तगाल के कंट्रोल में था। तो आखिर क्यों गोवा को आज़ादी मिलने में 14 साल और लग गए, और क्यों भारत को गोवा में अपनी आर्मी भेजनी पड़ी, ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा, गोवा को कैसे पुर्तगाल ने 451 सालों तक अपनी कॉलोनी बनाकर रखा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1498 जब वास्को डी गामा भारत में गोवा आए, जो कि एक पुर्तगाली थे। उस टाइम गोवा में आदिल शाह का शासन था, लेकिन 1510 में ही पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से आदिल शाह को हरा दिया और गोवा में अपने राज्य की स्थापना की और 1553 तक पूरे गोवा पे अपना कंट्रोल कर लिया, जो कि 451 सालों तक रहा। लेकिन गोवा में पुर्तगालियों को इतना इंटरेस्ट क्यों था? तो इसका मेन रीजन था गोवा की लोकेशन, जो पुर्तगालियों के लिए एकदम परफेक्ट था ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जो बड़े शिप थे वो सी शोर से 10 किलोमीटर अंदर आ सकते थे मांडवी रिवर के थ्रू, और माल को लोड अनलोड कर सकते थे मेन टाउन में। वहीं गोवा को पुर्तगालियों ने अपने रिलीजियस ऑब्जेक्टिव के लिए भी यूज किया, लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, और एक कन्वर्जन कई सालों तक चला। इस पीरियड में गोवा में कई इन्वेजन हुए डच के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन पुर्तगालियों ने काउंटर किया और गोवा को अपनी कॉलोनी बनाए रखा। 1947 जब भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन गोवा को आज़ादी नहीं मिली, जबकि 1954 तक फ्रांस भी पौंडीचेरी को छोड़कर जा चुका था, लेकिन पुर्तगालियों ने गोवा को नहीं छोड़ा। इसके बाद इंडिया ने अपने टेरिटरी को रिक्लेम किया, तो पुर्तगाल ने इसे इनलीगल और एथिकल बताया और गोवा को पुर्तगाल का इंटरनल पार्ट बताया, और उसने इंडिया से इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। इसके बाद से प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, जिसके बाद इंडिया को ऑपरेशन विजय लॉन्च करना पड़ा और गोवा को इंटीग्रेट करना पड़ा। पर एक सिचुएशन आई क्यों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गोवा में आज़ादी की मांग 1947 से पहले भी उठ रही थी। 1928 में गोवा कांग्रेस समिति गठन किया गया, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे टीबी कुन्हा। इन्हें गोवा में राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इन्होंने गोवा की आज़ादी के लिए कई आंदोलन चलाए, पर इनके आंदोलन को इतनी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ये तब बदला जब 1946 में राम मनोहर लोहिया गोवा गए। उन्होंने नागरिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने पणजी में एक सभा भी करी, लेकिन पुर्तगालियों ने लोहिया जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने पत्र लिखकर इसकी आलोचना की, और माहौल गर्म होते देख पुर्तगाल ने लोहिया जी को छोड़ दिया और उन पर गोवा में 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसके 3 महीने बाद ही लोहिया जी वापस गोवा जाना चाहते थे, लेकिन 1946 में देश के अलग अलग हिस्सों में कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से लोहिया जी गोवा नहीं जा सके। दूसरी तरफ गोवा में डिस्क्रिमिनेशन भी काफी हद तक बढ़ गया, जब पुर्तगालियों ने गोवा के लोग क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, एक जो पुर्तगाली ओरिजिन के थे और दूसरे जो पुर्तगाली ओरिजिन के नहीं थे। इसकी वजह से भी गोवा के लोग काफी प्रॉब्लम होने लगी। इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गोवा में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट तो बढ़ रहा था, लेकिन इंडिया का और पार्ट की तरह नहीं था, और इसके पीछे कुछ रीजन थे। क्योंकि जो नेशनल कांग्रेस थी और उसके जो बड़े नेता थे नेहरू जी, सरदार पटेल, उनका कोई इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था गोवा में, क्योंकि नेहरू जी या सरदार पटेल का मानना था कि जब अंग्रेज देश छोड़ के चले जाएंगे तो पुर्तगाल भी गोवा छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा में एक आंदोलन स्टार्ट किया था, तो नेहरू जी ने उन्हें प्रोत्साहित जरूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी देश की आज़ादी में व्यस्त है, इसलिए कांग्रेस के लीडर्स के पास उतना टाइम नहीं है दूसरे छोटे मूवमेंट्स। और दूसरा रीजन था कि इन मूवमेंट्स को गोवा में उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जितना देश के बाकी हिस्सों में मिलता था, क्योंकि जो गोवा के पॉलिटिकल पावर वाले लोग थे वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से गोवा छोड़ के मुंबई चले गए थे, और वहीं पुर्तगाली सरकार ने कई पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट भी कर लिया था, जिसकी वजह से इन मूवमेंट को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था गोवा में। लेकिन जब इंडिया को आज़ादी मिल गई, तब नेहरू जी और कांग्रेस को क्लियर हो गया कि पुर्तगाल गोवा को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद इंडियन सरकार ने पुर्तगाल पर प्रेशर बनाने लगा गोवा को छोड़ने के लिए, पर पुर्तगाली गोवा को नहीं छोड़ना चाहते थे, और इसके भी कुछ रीजन थे। क्योंकि उन्हें गोवा में एक हार्बर फैसिलिटी मिल रही थी, वहीं ट्रेडिंग के लिए भी गोवा एकदम परफेक्ट था। मलाया पेनिसुला और ईस्टर्न पुर्तगाली कॉलोनी से जो गुड्स आते थे वो गोवा होके ही जाते थे। वहीं पुर्तगाल गोवा के कैथोलिक को बचाने के बहाने दे रहा था। उनका मानना था कि हिंदू बहुल देश में कैथोलिक क्रिश्चियन सेफ नहीं है। इसके बाद इंडिया ने 1952 में दादर और नगर हवेली में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उस टाइम दादर और नगर हवेली पुर्तगाल के ही कंट्रोल में था, लेकिन दादर और नगर हवेली में पुर्तगाल की कोई मिलिट्री नहीं रहती थी, बस पुलिस रहती थी। वहीं दादर और नगर हवेली पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। इंडिया ने इन एरिया में हर तरह का प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद दादर और नगर हवेली के बीच कनेक्शन कट गया। जिसके बाद 1954 में कुछ पॉलिटिकल ग्रुप जैसे आरएसएस, गौमंतक दल, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवा ने यहाँ पे लोकल अथॉरिटी से संघर्ष किया। इस टाइम पुर्तगाल ने इंडिया से परमिशन मांगी पुर्तगाली फोर्स को दादर और नगर हवेली में भेजने के लिए, लेकिन इंडिया ने परमिशन नहीं दिया और दादर और नगर हवेली आज़ाद हो गई। लेकिन गोवा में इस इकोनॉमिक ब्लॉकेज का उतना असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके अपोजिट गोवा में आलू नीदरलैंड से आने लगे, चावल पाकिस्तान से आने लगे,
चाय श्रीलंका से आने लगे और वाइन पुर्तगाल से आने लगे। और जब 15 अगस्त 1955 को प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया तो उतना सफल नहीं हुआ। जैसे कई पॉलिटिकल ग्रुप ने दादर और नगर हवेली को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, वैसे ही गोवा में सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया गया, पर उतना सफल नहीं हुआ क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें लगा कि पुर्तगाल सरकार उन्हें अरेस्ट करेगी और उसके बाद इंडिया अपने फोर्स का यूज करेगा गोवा में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुर्तगाल ने सभी लोग को अरेस्ट नहीं किया, कुछ लोग अरेस्ट करके बाकी लोगों को छोड़ दिया। गोवा में सिचुएशन तब चेंज हुआ जब इंडिया को लगा कि आर्मी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल से बात करके कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। वहीं इंडिया मानता था कि गोवा भारत का एक अहम हिस्सा है और गोवा के लोग इंडियन हैं, जबकि पुर्तगाली डिक्टेटर सालाजार मानते थे कि गोवा एक अहम हिस्सा है पुर्तगाल का और इसीलिए उन्होंने इंडिया से नेगोशिएट करने से साफ मना कर दिया। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। 24 नवंबर 1961 को एक पैसेंजर बोट अंजेदीवा आइलैंड से कोची आइलैंड के बीच पास हो रही थी, तभी पुर्तगाली फोर्स ने इस पे फायर कर दिया, जिसमें एक पैसेंजर की मौत हो गई, जिसके बाद इंडिया को अटैक करने का एक रीजन मिल गया। उसके बाद 7 दिसंबर 1961 को लोकसभा में नेहरू जी ने माना कि आर्मी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। इसके बाद जैसे ही गोवा में आर्मी का बिल्डअप स्टार्ट हुआ, सालाजार को पता था कि गोवा की पुर्तगाली फोर्स इंडियन आर्मी का सामना नहीं कर सकती, इसलिए जो सालाजार अभी तक नेगोशिएट नहीं करना चाहते थे अब इंडिया से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके 5 दिन बाद ही इंडियन आर्मी ने, नेवी ने और एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और पुर्तगाली फोर्स पे हमला किया और 36 घंटे के अंदर ही पुर्तगाली फोर्स को सरेंडर करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर नेहरू टू लॉन्च ऑपरेशन विजय, a 30,000 strong force invaded. And in just 48 hours, Goa was free. और इस तरह से गोवा में पुर्तगालियों का 451 सालों का शासन समाप्त हो गया, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वासोलो डी सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर समझौते पर साइन किया। लेकिन पुर्तगाल की डिक्टेटर सरकार ने गोवा को इंडिया के टेरिटरी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया और तभी हुआ जब पुर्तगाल में एक सिविल सरकार आई। लेकिन पुर्तगाल ने हर गोवन को यह ऑफर दिया था कि जिनका जन्म 1961 से पहले हुआ है पुर्तगाल की सिटीजनशिप लेने के लिए, और इसकी वजह से कई कैथोलिक क्रिश्चियन गोवा से पुर्तगाल चले गए। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस तरह से गोवा भारत का 25वां राज्य बना। तो आई होप आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं।